तो यहाँ से मुझे आपको बताना था, है ना। ये बातें क्लियर हो गई, 3 एटीपी 2 एटीपी, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ये कह रखा है कि 2 हाइड्रोजन पे एक एटीपी बनता है ठीक। एटीपीएस द्वारा। तो एनएडीएच के द्वारा 6 जो प्रोटॉन है वो किस प्रकार बने समझ में आ गई, और 4 प्रोटॉन। लेकिन आप खुद समझ रहे हो कि बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हमने सही बात तो पढ़ ली। जब जरूरत पड़ेगी तब सही बात ही पढ़ लेंगे, लेकिन आज की डेट में हमारा क्वेश्चन इससे सही होगा। ठीक है बेटा, चलो जी। फिर बाद में देखो लेकिन बेटा, फिर 2.5 आए तो वही करना है ना, 2.5 आए तो। वास्तव में अगर है ना, देखो 2.5 एटीपी लिखा हुआ है, तो आंसर तो यही होगा भाई, सही है ना, 1.5। सही में दा आंसर तो यही होना चाहिए। ठीक। सिर्फ आज की डेट में पूछ रहा हाँ मतलब द बेस्ट, देखो मतलब मैं आपको एक बार बता दूं, अभी प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस का रिकॉर्ड देखो ना, तो 2019 में क्वेश्चन आया था, लोग सब कह रहे हैं एनसीईआरटी में ये है, ये है, ये है। एनटीए ने जो आंसर माना ना, वो लेट जो द बेस्ट इंफॉर्मेशन थी उसमें माना, वो कोएंजाइम वाला। तो कोएंजाइम को कोफैक्टर भी कहते हैं। तुम मानने हो तैयार नहीं थे तुम्हारे जूलॉजी हाँ वाले जी। से। अब मैंने कहा यार, हम पढ़ाई बायोटेक में करी है, बीएससी एमएससी एमटेक, पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है ना। वो मानने को तैयार नहीं थे। कहानी अच्छा भैया ठीक है। ऐसे ही वो सेल जी नॉट फेज, सस्पेंडेड फेज ऑफ। अब हम जब तैयारी करते थे ना, तभी हमें लिखवाया गया था ये, जब हमने एमएससी नेट एमएससी एंट्रेंस तैयारी की थी, उस टाइम पे हमें लिखवाया था ये नोट्स। और मैं लिखवाता था इस बात को। अब आंसर हमने तो ये बताया भाई, सस्पेंड। अब लोग आके देखो, G1 से वो है ना उसमें चल जाती है, G0 से एग्जिट हो जाती है। अरे मैंने कुछ नहीं, तुम्हारे भी आंसर वही दे रखा, लेकिन एनटीए ने सस्पेंडेड पीरियड ऑफ ग्रोथ। आई बात समझ। तो इस वजह से अगर हम देखें ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें फिर उसी का ही फॉलो करना पड़ता है भाई। एक मिनट। अब लेकिन क्या है कि वो, ये तुम्हारे तो ये है ना, जो ज्यादातर स्टूडेंट अभी वो ढूंढते हैं ना, उस हिसाब से फॉर्मेशन, जो ज्यादा सर्च करता है ना उसके हिसाब से आता है। ADPH during oxidative phosphorylation, इंटरनेशनल। मेड एनसीबीआई, एनसीबीआई ये माने हुए जनरल्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन have not proton channel and this also driven by proton motive force। ठीक। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, खाना अकेडमी, अरे ये सब वही पुरानी इंफॉर्मेशन में बेस्ड 1960s। और यही आएंगी सारी इंफॉर्मेशन।
ढूंढो ना तब भी ये नहीं मिलती है। ये सब हमने पूरे डिटेल में पढ़े हुए हैं, ये सारे ये जो है ना, ये डेल्टा जी वगैरह आर टी, ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ी है हमने। ये जो इन्फॉर्मेशन वगैरह दी, क्या अच्छा 4H+ के लिए देख रहे हो ना? बैठ नहीं रही भाई, बात है ना, वो पूरा रिलैक्स मोड में देखे तब जाके ऐसे बुक्स भाई। हाँ सर। अब इतना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो देखो भाई, ध्यान से सुनना, ये एक तो फुल फॉर्म्स लिख लो, कहीं लिखी हुई होंगी यार, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं नहीं लिखी हूँ। आप लोगों ने पूरी पीडीएफ लिखी है, कहीं आपको मिली इनकी फुल फॉर्म? एनएडीपीएच, एनएडीएच, एफएडीएच 2 कहीं मिली क्या? तो सर नहीं मिली? लिखवाइए। जूलॉजी में हाँ सर। लिखवा दी? लिखवा दी क्या? चलो जी सर। एक बार और देख लो तो। एफएमएन, एफएमएन और एफएमएन-H2 में क्या अंतर है बताइए भाई? एफएमएन-H2 में क्या अंतर है? वो सर अब चाहिए थे FMNH2 और FMN ऑक्सीक्रिन। ये रेड्यूस्ड फॉर्म है। आ गई बात समझ में? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म यानी ऑक्सीकृत फॉर्म रूप, और रेड्यूस्ड फॉर्म। क्लियर है सबको? तो अगर हम बात करें तो देखो भाई, एफएमएन, एफएडी, एफएडी-H2। एडी, फ्लेविन, एडेनिन। ट्राइन्यूक्लियोटाइड। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, एफएमएन, यही तो लिखा है सही। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? तो कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है? एडेनिन नाइट्रोजन क्षार। एडेनिन। ठीक। ऐसे ही एनएडी पॉजिटिव, निकोटिडी। निकोटिनेमाइड, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडीपी पॉजिटिव, निकोटिनेमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना? तो ये कहानी थोड़ी सी ध्यान रखिए। ठीक।
ठीक है जी, लिख लिया सबने? जहाँ पे चैप्टर एंड हो रखा है ना वहाँ लिख लो इनको कॉपी में। और क्या है, ये पूरा लिखा हुआ है ना जहाँ एंड हो रखा है वहाँ पे। हो गया? अरे यार म्यूट कर लो भाई। ये बताओ हो गया नहीं हुआ? यस सर। हो गया? यस सर, हो गया सर। तो अब ध्यान से सुनिएगा भाई। ईटीएस के अवरोधक, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की जो अवरोधक है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को जो इनहिबिट करता है वो है रोटेनॉन। रोटेनॉन को फिश पॉइजन भी बोलते हैं, है ना? लेकिन आप तो सीधा सीधा ध्यान रखो, रोटेनॉन एमाबार्बिटोल और पायरिसिडीन है। कॉम्प्लेक्स सेकंड को इनहिबिट करता है मेलोनेट। कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या बताइए भाई? एचडीएच है नहीं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की क्रियाविधि का अवरोधक कौन है? मेलोनेट। कॉम्प्लेक्स थर्ड का जो अवरोधक है एंटीमाइसिन है। और कॉम्प्लेक्स फोर का अवरोधक है साइनाइड। एजाइड, एजाइड होता है N3- और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी कॉम्प्लेक्स फोर्थ की क्रियाविधि को अवरोधित कर देता है और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास नहीं जा पाते। बात क्लियर है सबको? आ गई बात है? अब साइनाइड रेजिस्टेंट पथ। साइनाइड रेजिस्टेंट पथ का मतलब क्या है कि अगर साइनाइड आ भी जाए तो कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक, क्लियर है? तो साइनाइड किसको अवरोधित करता है बताइए? कॉम्प्लेक्स फोर्थ को। मैं आपसे पहले इस बात को समझाने से पहले एक बात ये बता देना चाहता हूँ। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, की ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ना तो ऊर्जा हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो अब ध्यान से सुनिएगा भाई कि ये जो सपोज करिए इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में क्या होता है, अगर संकुल 4 काम में नहीं आता तो बताइए प्रोटॉन, संकुल 4 प्रोटॉन स्थानांतरित करता है आधात्री से अंतर झिल्ली अवकाश की ओर। अब अगर प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं होगा तो बताइए वो प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा। तो वो जो प्रोटॉन स्थानांतरित करने में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा बताइए ऊष्मा के रूप में मुक्त होगी नहीं होगी? बोलो हाँ या ना भाई? कहीं ना कहीं तो खत्म होनी है वो ऊर्जा। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये जो सर्दी के पादप होते हैं ना जैसे मटर पालक वगैरह, ठीक है? अब ऐसा नहीं सभी में, मैं बोल रहा हूँ मटर पालक वगैरह, तो इनमें देखा गया है कि भाई सर्दी के समय अपने शरीर के तापमान को नियत बनाए रखने के लिए, फिर दोबारा सुन, सर्दी के समय मटर पालक वगैरह में देखा है, सभी नहीं, मटर पालक, तो इन्होंने एक अनुकूलन विकसित किया। सर्दी के समय अपने तापमान को नियत बनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं, जो ग्लूकोज की जो ऊष्मा होती है, ग्लूकोज की जो ऊर्जा होती है, सॉरी ऊष्मा नहीं ऊर्जा, जो कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा बननी है, तो ये क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो थर्ड तक तो गए, लेकिन सीधा का सीधा ही फिर क्या करते हैं ये फोर्थ को बाईपास कर देते हैं और ऑक्सीजन के पास स्थानांतरित हो जाते हैं। तो अब वो एटीपी तो बनेगा नहीं, एटीपी नहीं बनेगा तो बताइए किसके रूप में ऊर्जा मुक्त होगी? ऊष्मा के रूप में। और इस तरीके से अपने शरीर का तापमान बनाए रखें। तो इसका नाम साइनाइड रेजिस्टेंट पथ क्यों दिया गया? साइनाइड रेजिस्टेंट पथ इसलिए दिया गया कि भाई अगर इनमें साइनाइड डाल दो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइनाइड कॉम्प्लेक्स फोर्थ को प्रभावित करता है। जब कॉम्प्लेक्स फोर्थ का अगर उपयोग नहीं का मतलब इनके पास एक अल्टरनेटिव वैकल्पिक पथ भी है जिसके द्वारा ये ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं। तो इनमें अगर साइनाइड डाल दी जाए तो ये अपने आप को जीवित बनाए रख सकते हैं, क्योंकि साइनाइड को प्रभावित करता है। बात क्लियर है सबको? तो इस वजह से इसका नाम पड़ा साइनाइड रेजिस्टेंट पथ। क्लियर है? तो देखिएगा, देखो बेटा वो मैं थर्ड गलत बोल गया, सीधा ही फर्स्ट से सीधा किसके पास जाता है, या फिर सेकंड से भी जो FADH2 के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, FADH2 से जो FAD है ना, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास गए और सीधा सीधा ही बाईपास कर देता है। तो FAD की तो पूरी ऊर्जा ही ऊष्मा के रूप में काम में निकालता है। तो NADH NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होगा तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से क्या हुआ, प्रोटॉन स्थानांतरित, तो इन प्रोटोनों की वजह से तो ATP बन जाएगा, है नहीं? ATP का भी काम कर रहा है। और दूसरा सीधा UV क्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? ऑक्सीजन को दे देता है, यानी बताओ थर्ड और फोर्थ को बाईपास कर देने। तो अब यहाँ पे जो प्रोटॉन की वजह से जो ATP बनता है वो अब ऊर्जा किस में मुक्त होगी? ऊष्मा के रूप में मुक्त होगी। बात
तो देखिएगा भाई, इस पथ में, इस पथ या यह पथ इलेक्ट्रॉन जो है, या इस पथ में कर लेना है ना, इस पथ में इलेक्ट्रॉन संकुल फर्स्ट से सीधे ही O2 के पास स्थानांतरित, अर्थात संकुल थर्ड व फोर्थ को बाईपास कर देते हैं। अतः NADH की अधिकांश ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, और ये एक तरीके से शीत के लिए अनुकूलन है, जो पालक मटर वगैरह में पाया जाता है। ठीक, क्लियर है भाई। अब बात आ रही है भाई FADH। तो अगर मैं आपसे F0 F1 ATPase देखो, तो बेटा ये तो है F0 भाग, ठीक है, जिसमें देखो कौन कौन सी उप इकाइयां है, A, B और C। देखो A तो केवल एक ही है या नहीं है, C 10 से 12 के करीब है, और B जो है बताइए 2 है या नहीं है। तो A 1 है, B 2 है, देखो है या नहीं है, और C 10 से 12 के करीब है। दूसरा ये जो है आपका F1 ATPase भाग है, जिसमें देखो 3 अल्फा होते हैं, 3 बीटा होती है, एक गामा, एक डेल्टा, एक एप्सिलॉन। बात क्लियर हुई सबको, यस और नो? मैं आपको एक बार बता दूं बेटा, ये जो ATP या ADP अकार्बनिक फॉस्फेट है, एक पॉल बॉयर ने एक परिकल्पना दी थी, बॉन्डिंग चेन हाइपोथेसिस, अब तो वो आपको नहीं समझानी होती है। तो उसमें ये बताया गया था कि भाई ये जो ATP या ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, किससे जुड़े रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं बीटा उप इकाई से। किससे जुड़े रहते हैं भाई? बीटा उप इकाई से। अब उन्होंने बताया था कि जब ये F0 F1 ATP से प्रोटॉन स्थानांतरित होते हैं, तो ये क्या करता है, 360 डिग्री का रोटेशन करता है। तो 360 डिग्री रोटेशन जो करता है, ये पूरी कहानी बता दे रहा हूं आपको, तो हर 4 प्रोटॉन पे एक रोटेशन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो 360 डिग्री रोटेशन करेगा, हर 120 रोटेशन पे एक ATP बनता है। आई बात समझ में? और ये जो ATP या ADP होते हैं बीटा उप इकाई से, तो इस तरीके से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो ATP बनेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो ATP का अपघटन होता है, ATP अकार्बनिक। ये भी उन्होंने बताई थी, ठीक। लेकिन उतना डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है सबको, यस और नो? तो देखो भाई, ये आपका प्रोटॉन जो है किसके थ्रू जा रहे हैं, F0 के द्वारा जा रहे हैं, और इससे फिर बाद में आपके ATP बनते हैं। ये चित्र में तो कुछ भी बता दे रहा है, ये है ना जो अल्फा से जोड़ दिया, लेकिन वास्तविकता ये है बीटा से जुड़े रहते हैं। बात क्लियर हो गई सबको, यस और नो? तो प्रोटॉन जब यहाँ से जाएंगे तो देखो ये ATP बना। ठीक है जी, मैंने आपसे जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि इस बारे में मैं पूरी डिटेल आपको सेशन में लिखवाऊंगा। आ गई बात है? क्योंकि वहां ऑक्सीकरण, फॉस्फोलीकरण वगैरह नाम आते हैं पीछे क्वेश्चन दिए हुए, तो आप परेशान हो जाते हो शुरुआत में, अरे यार देखो ये सब लिखा हुआ सर नहीं पता, लेकिन आपको वहां पे थोड़ा तसल्ली दे दी जाती। बात क्लियर है सबको? तो F0 F1 ATPase ATP सिंथेज। तो F0 भाग बताइए प्रोटॉन चैनल का काम कर रहा है नहीं कर रहा है? भीतरी झिल्ली में दशा हुआ रहता है, इसमें 3 प्रकार की इकाइयां होती है, A B C। मैंने आपको इसलिए बताया, थोड़ा सा ध्यान। तो A तो केवल एक ही होती है, B 2 होती है, और C 10 से 12 के करीब होती है। ओलिगोमाइसिन से संवेदी होता है, जो मैंने आपको पहले ही लिखवाया था जब सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो बताइए, OSCP भी कहते हैं, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फरिंग प्रोटीन। बात क्लियर है सबको? दूसरा F1 भाग जो है आधात्री की ओर होता है, ADP व कार्बनिक फॉस्फेट से बताइए ATP निर्माण। इसमें देखो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये पेप्टाइड्स प्रेजेंट होती है नहीं होती है? 3 अल्फा होती है, 3 बीटा, एक गामा, एक डेल्टा, एक एप्सिलॉन। आपको इतना डीप में नहीं जाना, लेकिन आप फिर भी मैंने बहुत, ये मान लो 0.1% नॉलेज लिखी है कि जिससे थोड़ा सा आप बता रहे। ADP अकार्बनिक फॉस्फेट व ATP कौन सी इकाई से जुड़े होते हैं? बीटा। ये पॉल बॉयर की बॉन्डिंग चेन हाइपोथेसिस द्वारा स्पष्ट किया गया। अनकपलिंग एजेंट, अनकपलिंग एजेंट क्या होता है? एक तो कपलिंग, कपलिंग का मतलब जोड़ना, अनकपलिंग यानी तोड़ देना। तो पता है क्या होता है ये अनकपलिंग एजेंट? ये ऑक्सीकरण को फॉस्फोरिलीकरण से पृथक कर देते हैं। यानी ऑक्सीकरण तो होगा, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला द्वारा ADP व वो NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन तो लिए जाएंगे, यानी NADH और FADH2 का ऑक्सीकरण तो हुआ, आ गई बात है। लेकिन उस ऑक्सीकरण की वजह से जो प्रोटॉन स्थानांतरित हुए वो ATP निर्माण में काम में नहीं आते, यानी ADP के फॉस्फोरीकरण में काम में नहीं आ रहे। बात क्लियर है सबको? तो इन्होंने क्या करा, ऑक्सीकरण को फॉस्फोरीकरण से पृथक कर दिया।
कैसे पृथक किया, ध्यान से सुनिएगा भाई। एक्चुअली क्या होता है बेटा, बी युग्मन कारक होता है अनकपलिंग एजेंट। तो बी युग्मन कारक क्या करता है, ये जल विरागी प्रकृति का होता है, भीतरी झिल्ली में धसा हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर है क्या, आ गई बात समझ में। तो भीतरी झिल्ली में जब ये धस जाता है, ठीक, तो क्या करेगा, ये प्रोटॉन चैनल का काम करता है। तो जब NADH और FADH2 के ऑक्सीकरण से अंदर झिल्ली अवकाश, वो F0 F1 ATPase से ना के किससे आते हैं, इस बी युग्मन कारक से अंदर की ओर आ जाते हैं। तो बताइए, अब ऊर्जा तो कहीं ना कहीं मुक्त होनी है, तो अब एटीपी तो बनेगा नहीं, क्योंकि F0 F1 ATPase से आना चाहिए था। एटीपी तो बनेगा नहीं, आ किससे रहा है, वो बी युग्मन कारक से आ रहे हैं प्रोटॉन। तो उसकी वजह जो ऊर्जा है वो किसमें मुक्त होती है, ऊष्मा में। तो मैं आपको एक बार बता दूं भाई, ध्यान से सुनना। आपने एक ब्राउन फैट पढ़ी होगी और एक व्हाइट फैट पढ़ी होगी, जब आपको जूलॉजी में सर ने Yes, पढ़ाया sir. होगा एडिपोज टिश्यू। तो ब्राउन फैट जो है वो ऊष्मा ज्यादा मुक्त करती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, ये भी सर ने बताई होगी। और Yes, sir. क्या होगा सर ने, कि बच्चों में सबसे ज्यादा होती है ब्राउन फैट, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्राउन फैट कम होती जाती है, व्हाइट फैट बढ़ती जाती है। आ गई बात समझ में। Yes, sir. तो आप देखोगे कि बच्चे जो छोटे होते हैं ना, वो रात को कम चादर वगैरह ओढ़ते ही नहीं है, बार बार लात मार मार के फेंक देते हैं। बच्चों को सर्दी का इतना ज्यादा इफेक्ट फील नहीं होता, खूब खेलते रहते। और बड़े बुजुर्ग जो है बेचारे सर्दी के मारे भाई हमें सर्दी में है या नहीं, क्यों, क्योंकि बच्चों में ब्राउन फैट ज्यादा होती है। तो बी से ब्राउन और बी से बेबी, ऐसे याद कर लो, बी से ब्राउन बी से बेबी। तो बच्चों में ब्राउन फैट ज्यादा होती है। ब्राउन फैट में क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और उनकी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक हीट उत्पादक यानी वियुग्मन कारक उपस्थित होता है। और बताओ, इस वियुग्मन कारक के कारण ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है नहीं हो रही है, हीट उत्पन्न हो रही है नहीं हो रही है। जो हीट के लिए हम क्या वर्ड यूज में लेते हैं, सुनना मेरी बात को, हीट के लिए क्या वर्ड यूज में लेते हैं, थर्मो। हीट के लिए थर्मो। और जो जनरेट करे हीट को, उसको हम क्या कहेंगे, जेनिन। तो थर्मोजेनिन नाम का एक कंपाउंड होता है, उसका नाम दिया गया थर्मोजेनिन, वो उपस्थित होता है। अब जैसे कभी कभार कोई सपोज करो उसको है ना, किसी का ठंड का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया, कोई बर्फ में दब गया, तो फिर उसके क्या करते हैं, एक वैज्ञानिकों ने कृत्रिम वियुग्मन कारक भी बना रखे। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल होता है, उसके इंजेक्शन लगा देते, शरीर में हीट उत्पन्न होने लग जाती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में सहायता मिलती है। बात क्लियर सबको। तो देखिएगा बेटा, याद होगा, ऑक्सीकरण का फॉस्फोलीकरण से वियुग्मन कर देता है, यानी सेपरेशन कर देता है, अनकपल। इसकी उपस्थिति में एटीपी संश्लेषण बाधित होता है, तथा ऊर्जा जो है बेटा वो ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। बात क्लियर सबको। जल विरागी प्रकृति के होते हैं वही अनकपलिंग एजेंट और प्रोटॉन चैनल का काम करते हैं। जैसे देखिएगा बेटा, ये बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, और बताइए इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है नहीं। अब प्रोटॉन इसके द्वारा चल जाते हैं, तो बताइए अब क्या हो रहा है। अब ऐसा नहीं है पूरे ही नहीं जा रहे, मैं कह रहा हूँ कुछ इससे चल जाते हैं, कुछ इससे। तो अब कुछ इससे जा रहे, तो बताओ उसकी वजह से क्या हो रही है, जितने एटी बनने चाहिए थे वो नहीं बन रहे, तो अब अधिकांश ऊर्जा के रूप में मुक्त हो रही है, नहीं हो रही है। अनकपलिंग एजेंट दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संश्लेषित, दोनों पे क्वेश्चन पूछे गए आज तक के इतिहास में, चाहे कोई लिखवाए नहीं लिखवाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जूलॉजी में काम की है चीज, सही में ये जूलॉजी में लिखवाई जाती है, जूलॉजी में पढ़ा। तो प्राकृतिक जो है थर्मोजेनिन होता है, ब्राउन फैट में उपस्थित होता है। संश्लेषित जो है वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल होता है। बात क्लियर सबको, आ गई बात। शटल तंत्र, शटल, शटलिंग का मतलब, शटलिंग का मतलब होता है किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह परिवहन, स्थानांतरण। ठीक, मुझे एक बार बताओ भाई, ये कोशिका है और ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है आपका कोशिका द्रव्य। मुझे एक बार बताना बेटा, ग्लाइकोलाइसिस जो हुई थी वो कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, नहीं होती है? कोशिका द्रव्य में। और दो पाइरुवेट बन रहे हैं भाई। अब आपने कही थी, ध्यान से सुनना, कि भाई आप जब ऑक्सीडेशन की बात करते हो तो उसको बताओ ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाले दो NADH की बात करते हो नहीं करते हो, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब ये दो NADH के इलेक्ट्रॉन कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में उपस्थित है, यस और नो। तो अब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला तो यहाँ पे है भाई ETH, तो कैसे आएंगे, और इनके बिना आप
जो है एटीपी बन नहीं सकता NADH FADH2 से। तो अब बताओ, इनके भी तो आपने एटीपी काउंट किए थे नहीं किए थे ऑक्सीडेशन में कि भाई ऑक्सीडेशन। इनके इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए क्या होता है अब मैं ना एक बेसिक बात बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल है नहीं है आपके, मैं तो जाता तो बहुत डिटेल में हूँ लेकिन अब क्या करूं मैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, इतना बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है कि इनके इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में, अब आप पूछो सर बाहरी भीतरी, अब इतना मत घुसना, बस सीधी सी बात पकड़ो। एक तंत्र होता है जिसको बोलते हैं हम शटल तंत्र। आ गई बात समझ में? ये शटल तंत्र क्या करता है, NADH के जो इलेक्ट्रॉन है उनको लेता है और उन इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करता है किसके पास, NAD पॉजिटिव के पास, और उससे बनते हैं 2 NADH। ठीक, 2 प्रकार के शटल होते हैं भाई, 2 प्रकार के। एक शटल तो क्या करता है, NADH के इलेक्ट्रॉन सीधे NAD को स्थानांतरित करती है। एक जो शटल है वो क्या करता है, FAD को स्थानांतरित करता है और उससे क्या बनता है बताओ, FADH2। ठीक, क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? अब 2 प्रकार के शटल है। अगर सपोज करो NADH के इलेक्ट्रॉन सीधे NADH हो गए तो बताओ भाई यहाँ पे आपने 6 ATP काउंट किए थे नहीं किए थे? बोलो हाँ। यहाँ भी 6 ATP, तो वही 38 ATP वाली कहानी है। लेकिन अगर 2 NADH के इलेक्ट्रॉन FADH2 गए तो बताओ 4 ही ATP बनेंगे नहीं बनेंगे? तो फिर ATP हो जाए नहीं हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अधिकांश यूकेरियोट्स में NADH के इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित करने वाला शटल है वो मुख्य रूप से वो है जो FAD को स्थानांतरित। इसलिए मैंने आपसे कहा था 36 ATP और 38 ATP ऑप्शन है, तो आपको 38 ATP न लगा के 36 ATP वाला आंसर लगाना है अगर एक शब्द में क्वेश्चन लगा। आ गई बात समझ में? जब 36 है ही नहीं जब तो 38 लगाओ, लेकिन दोनों है तो ज्यादा बढ़िया था, आप 36 वाला दो क्योंकि अधिकांश यूकेरियोट में ये वाला सेटअप है। अब आ गई बात समझ में? जो वो स्टूडेंट उस दिन लास्ट क्लास में पूछ रहा था कोई भी। यस सर। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। एक बार चैप्टर कंप्लीट जरूर होने दीजिए। चलो जी, बात हुई अब सबको। तो शटल तंत्र क्या होता है? अब प्रोकैरियोट्स में तो क्या सब कुछ वही कोशिका द्रव्य में हो रहा है और वही उनकी झिल्ली में ETS है तो वही की वही हो गया काम। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में तो भैया कोशिका द्रव्य में तो हो रही है ग्लाइकोलाइसिस, और वहां पे जो NADH बन रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, तो उन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्थानांतरित करने के लिए NADH के इलेक्ट्रॉनों के लिए जो तंत्र होता है उसको बोलते हैं हम शटल तंत्र। तो बताइए, शटल तंत्र केवल यूकैरियोट्स में ही होगा नहीं होगा? केवल ही यूकैरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में जरूरत ही नहीं है, तो केवल यूकैरियोट्स में होगा। दूसरी बात, यूकैरियोट्स में ग्लाइकोलाइसिस दौरान निर्मित NADH के इलेक्ट्रॉन को माइटोकॉन्ड्रिया के ATH में स्थानांतरित करने के लिए शटल तंत्र की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको बता दूं बेटा, 2 प्रकार के शटल तंत्र होते हैं। ठीक है जी, एक मेलेट एस्पार्टेट शटल और एक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। पहले तो हम 2015 तक पूरे मैकेनिज्म बताते थे, अब तो इतना भी बहुत है। तो ये क्या करते हैं, मेलेट एस्पार्टेट शटल सीधा का सीधा NADH के इलेक्ट्रॉन NADH को स्थानांतरित करता है। तो जब ये शटल कार्य करता है तो पूरे 38 ATP बनते हैं। आ गई बात समझ में? लेकिन अगर ये शटल काम करता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, तो ये क्या करता है, NADH के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है FADH2 को, और 36 ATP बनते हैं, क्योंकि भाई जहाँ 6 ATP बनते हैं वो आप कितने बन रहे हैं, 2 का लॉस हो गया नहीं हो गया। आ गई बात समझ में? तो इस शटल की उपस्थिति में 38 ATP बनते हैं। इस शटल की उपस्थिति में केवल 38 ATP बनते हैं, जबकि इस शटल की उपस्थिति में 36 ATP बनते हैं। बात क्लियर सबको? तो जैसे हार्ट, किडनी वगैरह इनमें उपस्थित होता है क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा है, और मस्तिष्क में भी रहता है। अब मैं क्या कहूँ, लेकिन आपके क्या मॉड्यूल में पहले है ना जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती थी उसमें मस्तिष्क लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि इतना आपके पूछा ही नहीं जाता। सही बात है, कौन से अंग में क्या होता है, ये सब हायर लेवल की PG वगैरह में काम में आती है चीजें। बात क्लियर है सबको?
यस और नो? तो सीधी सी बात है, इसकी उपस्थिति 36 एटीपी निर्माण होता है। तो अधिकांश यूकेरियोट, ये वाली बात ध्यान रखनी है तुम्हें, तो कुल मिला के अधिकांश यूकेरियोट सेल में जैसे पादप, कवक, उड़ान पेशी, मस्तिष्क वगैरह, इस आगे बात जब भी मस्तिष्क में वही होता है, मैंने टेस्ट पर मैं क्या कहूँ अब तुमसे। तो आप जब भी हायर एजुकेशन में पढ़ो तो ये मत सोचना सर ने हमें नोट्स में गलत लिखवाया था, सर की मजबूरी थी कुछ, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना। अब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, तो बताइए श्वसनीय संतुलन चार्ट, वही कहानी अब दोबारा है। तो बताइए ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट यानी एसएलपी द्वारा बताओ 2 एटीपी बनते हैं। अब हम तो पूरा पूरा ही काउंट करेंगे, लेकिन अगर आ जाए 36 और 38 तो फिर आपको 36 लगाना है, क्योंकि हम तो अधिकतम से अधिकतम काउंट कर रहे हैं। ऑक्सीकरण फॉस्फोलीकरण द्वारा बताइए भाई ग्लाइकोलाइसिस 6 एटीपी। तो ये ऑक्सी श्वसन के संदर्भ बात हो रही है। अगर पूछे ग्लाइकोलाइसिस शुद्ध लाभ कितना हो रहा है एटीपी का, तो आप कहोगे 2 एटीपी। आ गई बात में, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बोला ऑक्सीजन अनऑक्सीजन, आप उसने केवल ग्लाइकोलाइसिस बोला, तो ग्लाइकोलाइसिस तो अनऑक्सीजन सभी जीवों में होती है भाई। आ गई बात में, तो सभी के संदर्भ में आंसर देना है। दूसरा योजक अभिक्रिया, एक ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीकरण में बता भाई क्रियादा स्तरीय फॉस्फोरीकरण को द्वारा 2 एटीपी, और ऑक्सीकरण फॉस्फोरीकरण बताइए एक चक्र में 3 एनएडीएच, एक एफएडीएच2, 2 बार घूमेगा, तो देखो भाई 22 एटीपी हो गए, नहीं हो गए। तो ऑक्सीजन में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर बताइए भाई 38 एटीपी बनते नहीं बनते। एटीपी की कुल वास्तविक प्राप्ति 36 एटीपी हो सकती है, जो शटल तंत्र के प्रकार पर निर्भर करेगी, नहीं करेगी। अधिकांश यूकेरियोट्स में बताइए भाई 36 एटीपी बनते नहीं बनते हैं, ठीक। ऑक्सीजन की दक्षता, ऑक्सीजन दक्षता क्या है भाई, कितने ग्लूकोज, मैंने आपसे एक बात कही थी, ग्लूकोज की अधिकांश ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, बात कही थी नहीं कही थी मैंने, बोलो हाँ है। अधिकांश ऊर्जा एटीपी में कन्वर्ट होती है ऊष्मा में, तो मैंने आपसे कहा था अधिकांश ऊर्जा ग्लूकोज की ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? देखिएगा बेटा, अब बोला तो 1 मोल मोल के संदर्भ में होता है, लेकिन अब क्या कर रहे तुम है ना, डर रहे पे क्वेश्चन बोल रहे ग्लूकोज अणु से बताइए भाई 6 CO2 6 H2 है ना, लेकिन हकीकत में ये बेटा मोल्स के रेशो की बात होती है। तो आपको मैंने बात तो बताई दी, लेकिन हम हर तरीके से तैयार है, कैसे ही पूछ ले वो क्वेश्चन, ठीक। फ्लो फोटो जब यूज में आते हैं तो बताइए 6 मोल CO2 और 6 मोल H2 प्रोड्यूस होते हैं, और 686 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा, या 2870 किलो जूल पर मोल ऊर्जा, ठीक है बेटा। तो किलो कैलोरी में 686 एटीपी बनते हैं, उष्मा के रूप में मुक्त होती है। ऐसा नहीं है पूरी एटीपी बना रही है, नहीं। अब एक कोशिका के अंदर, कोशिका फॉस्फोनेट स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं लिखा है कि जब 1 मोल एटीपी और 1 मोल जब लैब के अंदर है ना, कोशिका के संदर्भ में, तो 8.15 किलो कैलोरी पर मोल या 34 किलो जूल पर मोल, ठीक। जबकि स्टैंडर्ड कंडीशन में -30.4 किलो जूल निकलती, लेकिन आपको कोशिका संदर्भ ध्यान रखना है। तो 38 एटीपी बन रहे हैं, तो 38 गुणा 34 बताइए कितनी ऊर्जा एटीपी में कन्वर्ट हुई, 1292 में। टोटल ऊर्जा कितनी निकल रही थी, 2870, तो बताइए 45% के करीब आ रहा नहीं आ रहा, यानी अधिकांश ऊर्जा बताइए ऊष्मा के रूप में मुक्त हो रही है, नहीं हो रही है, बन रहा नहीं बन रहा, कि अधिकांश ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। इस बेसिस पे ये क्वेश्चन बन रहा, तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, अधिकांश ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त। बात क्लियर है सबको? उभयचरी पथ, बताओ मुझे, उभयचरी पथ पढ़ाने की आप जरूरत है क्या? मैंने आपको सारी कहानी बताई, तो उभयचरी पथ क्यों कह रहे हैं हम? इसके जो मध्यवर्ती उत्पाद अन्य संश्लेषण में उपयोग संश्लेषण में उपयोग होंगे, तो अन्य पदार्थों में उपयोग हो रहे हैं, तो बताइए वो तो पूर्ण ऑक्सीकरण के संदर्भ में होता है भाई, कैटाबोलिक
लेकिन कुछ मध्यवर्ती उत्पाद और बताइए, उनके बिना वो पदार्थ बन ही नहीं सकते, सक्सिनाइल एंजाइम में। आ गई बात समझ में? तो उसमें चाहिए क्या नाम है, ग्लूटान ऑक्जेल एसिटिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह दूसरे अन्य कैलोरी क्या होते हैं, अन्य विभिन्न पदार्थों के निर्माण में भी सहायता करते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमेशा ग्लूकोज काम में लगा तो सीधा ही घुस के लो भाई CO2 एस्टोम, नहीं, कभी कभी मध्य। अब हम मेटाबॉलिक तो नहीं कहेंगे, हम इसको उभयचरी, इसका कौन सा पूर्ण ऑक्सीकरण, लेकिन कभी कभी कुछ मध्यवर्ती उत्पाद काम करते हैं। तो बताइए इसको हम कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, एनाबॉलिक ना बोल के एंटीबॉलिक। एंटीबॉलिक। ये बात क्लियर हो गई बेटा? तो मोस्ट कॉमन जो श्वसनीय क्रिया दर है वो तो शर्करा ही है। शर्करा में पूछो तो कौन सी, अल्फा ग्लूकोज या बीटा डी? अतः श्वसनीय पथ में उपचय व अपचय दोनों सम्मिलित, अतः इसे अपचयी पथ ना मानने की बजाय, यानी कैटाबॉलिक मानने की बजाय हम इसे उभयचरी पथ मानना बेहतर होगा। जैसे एंजाइम में किसका पुरोगामी है, कैरोटीनोज, जिबरेलिन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनका पुरोगामी। एंजाइम बताओ, पोरफायरिन हिम के व्युत्पन्न होगा, पुरोगामी है नहीं है, ये सारे हिम के व्युत्पन्न वगैरह आ गए, ठीक, क्लियर है, और पोरफायरिन के व्युत्पन्न हो गए, बोलो है ना। ऑक्जेल एसिड है बताइए, अल्फा कीटो एसिड, ये एल्केलॉइड्स जो बनते हैं, पायरीमिड, और ये है प्यूरिन, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन, ठीक है। तो एस्पार्टेट, ठीक। दूसरा अल्फा कीटो ग्लूटामेट किसका बेटा, ग्लूटामेट का, पायरुवेट किसका, एलेनिन का, और भी बहुत सारी बातें बता सकते हैं। अब देखो भाई, क्या श्वसनीय क्रिया दर केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं भाई, मोस्ट कॉमन ये है ना, फिर सेकंड मोस्ट कॉमन ये हो गए, और फिर बाद में बताओ प्रोटीन। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड जो है वो किस में काम में आते हैं, क्या, सुनना मेरी बात को है ना, देखो मैं दो शब्द बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक एसिड केवल किस में काम में आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड केवल किस में श्वसनीय क्रिया, लैंग्वेज है ना, किस में, केवल किस में श्वसनीय क्रिया दर, आंसर होगा इसका कैम पार्ट, लिख लो, है ना, कॉपी के हेड पोर्शन में। लेकिन आपसे पूछे कैम पादपों में श्वसनीय क्रिया दर उनके सम्मान में एक बार ताली लेना है, सम्मान, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। देखो, कैम पादपों में श्वसनीय क्रिया दर जो है, क्या तो बताइए, क्या केवल वही है क्या, नहीं भाई, पता आंसर क्या होगा, बताओ भाई, कार्बोहाइड्रेट, है ना, बसा, अमीनो एसिड,
प्रोटीन ऑर्गेनिक एसिड्स लिख लो, जिससे क्या कभी मन में कंफ्यूजन की संभावनाएं नहीं रहेगी। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड केवल किसमें श्वसन क्रिया द्वारा कैम पादप में लिख लो बेटा, कॉपी के हेड पोर्शन लिख लिया? यस सर। RM24 थोड़ी है यार, बताओ क्या है ये? रुक जाओ यार, नौटंकी और कुछ नहीं। रुक जाओ यार, दोबारा मिलता ही नहीं है वो, जाने कहाँ घुसा रहता है। RM82401 तो देखो भाई, क्लियर है भाई सबको? तो ध्यान से सुनिए बेटा, श्वसनी क्रियादर जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। तो कार्बोहाइड्रेट बताइए सबसे पहले सरल शर्करा में। सरल का मतलब क्या है? सरल और जटिल का मतलब क्या है? जटिल का मतलब तो है ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। सरल का मतलब है मोनोमर्स। बोलो आए। सरल का मतलब मोनोमर्स होता है, हमेशा ध्यान रखना है। ये मैंने आपको वहां पे ही बताया था जब मैं आपको मृतोपजीवी पोषण बता रहा था, ठीक? तो बताइए भाई, ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज बताइए वही आपका ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बताइए सीधा, और ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन द्वारा बताइए, ठीक? अब मैंने आपसे कही थी, ध्यान से सुनना भाई, बसा बताइए, बसा में क्या होगा बताओ? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होगा, नहीं होगा? यस और नो भाई? अल्कोहल तो ग्लिसरॉल तो बताइए डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन फॉस्फेट कन्वर्ट होगा, फिर ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लिसरॉल तो एक ही है ना, बताओ भाई? ग्लिसरॉल तो एक ही अणु, 3 कार्बन का। बोलो आया ना? बात होगी या फिर फैटी एसिड के बारे में बात होगी? अब एक ही फैटी एसिड जो है, बताओ सपोज करो 20 कार्बन का फैटी एसिड है, तो अब बताइए बन रहे हैं, क्योंकि एक एस्टाइल को एंजाइम में 2 कार्बन। तो बताइए भाई, एक एसिड से कितने बनेंगे बताओ भाई? बताइए कितने बनेंगे? 10 बनेंगे, नहीं बनेंगे? आया ना? तो बताओ मुख्य बात किसके संदर्भ में होगी? मुख्य बात बताइए इसके संदर्भ में होगी, नहीं होगी? बोलो आया ना? आ गई बात समझ में? मुख्य बात इसी के संदर्भ में होती है, नहीं होती है? बोलो यस और नो। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछे बताइए, अब बसा जो फैटी एसिड जो है वो क्या होते हैं? एस्टाइल कोएंजाइम टूटते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं बीटा ऑक्सीकरण। मैंने आपसे कही थी वो, जब माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा रहा था, वहां पे बिना मतलब का एक क्वेश्चन आता था, पीछे क्वेश्चन दिया हुआ तो आप परेशान हो जाते हो, इसलिए मैंने कहा था वहां पे आएगी। तो बीटा ऑक्सीकरण द्वारा बताइए एस्टाइल कोएंजाइम। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, बताओ बसा और शर्करा के मध्य जो मध्यवर्ती उत्पाद है वो कौन सा है? कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? आप डीएचएपी कहोगे या एस्टाइल कोएंजाइम में कहोगे? बताओ मुख्य बात किसके संदर्भ में कहोगे? एस्टाइल कोएंजाइम के संदर्भ में। आ गई बात समझ में बेटा सबको? एस्टाइल कोएंजाइम में संदर्भ, क्योंकि मुख्य बात तो यही है ना यार, ये तो एक 3 कार्बन का अणु ही तो बन रहा है। यहाँ से बताओ एक 16 कार्बन का फैटी एसिड है, तो 8 एस्टाइल कोएंजाइम में बन रहे, नहीं बन रहे? बोलो आया ना? दूसरा बेटा, प्रोटीन बताइए, अमीनो एसिड टूटेंगे ना, अमीनो एसिड फिर पायरुवेट। तो बताइए प्रोटीन और शर्करा का मध्यवर्ती जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है? पायरुवेट है या नहीं? बसा और शर्करा का बताइए मध्यवर्ती लिंक क्या है? एस्टाइल कोएंजाइम है। और एस्टाइल कोएंजाइम में क्रैब्स चक्र घुसेगा, एक एस्टाइल कोएंजाइम में कितने एटीपी के बराबर होता है? 24 12 भूल गए ना? सॉरी क्रैब्स चक्र प्रवेश करेगा, 3 NADH बनते हैं, नहीं बनते हैं? एक एपीडीएच नहीं बनता है, एक एटीपी पूरी कहानी पढ़ ली?
बोलो आया ना। एक पायरुवेट कितने एटीपी के बराबर है? 15 एटीपी के बराबर है, क्योंकि एक एनएडीएच होता है। लॉक कर दिया मैं, कितना बनने खुद बनने सिस्टम है ना ऐसा होना चाहिए कि एक बार निकाल दिया ना दोबारा ऐड नहीं हो, तो वो ये मुझे नाम हटाना पड़ेगा। जूम में ऐसा होता है, एक बार रिमूव कर दो दोबारा ऐड नहीं हो सकता उस मीटिंग में। ठीक है जी, बात क्लियर हुई बेटा सबको? तो बसा व शर्करा का ओबेनिस्ट या कॉमन मध्यवर्ती उत्पाद क्या बताओ? एस्टाइल कोएंजाइम डीएचएपी। आप किसके संदर्भ में बात करोगे? एस्टाइल कोएंजाइम। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बीच में क्या है बताइए भाई? पायरुवेट है। मैंने आपसे एक बात कही थी, Q10 टेम्परेचर को तापमान गुणांक। कोई भी जैविक प्रक्रिया, प्लीज कोई भी जैविक प्रक्रिया, उसके लिए आंसर क्या होगा? तो होगा नहीं होगा, चाहे किसी भी जंतु पादप कहीं भी। बोलो आया ना। किसी प्रक्रिया की दर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाओ या घटाओ, बढ़ाने पे दुगनी हो जाती है और घटाने पे आधी रह जाती है। आदि। तो तापमान गुणांक जो है कहीं भी किसी प्रक्रिया लिए दो ही है, चाहे प्रकाश संश्लेषण, चाहे श्वसन, चाहे वाष्पोत्सर्जन, चाहे आपका पाचन वगैरह किसी भी संदर्भ में। तो श्वसन गुणांक RQ है ना। अब ये श्वसन गुणांक पढ़ाता हूँ ना, इसलिए याद आ गया था ये। तो श्वसन गुणांक ध्यान सुनना भाई, CO2/O2। पहले तो ये ध्यान रखो कि भाई श्वसन गुणांक किसका अनुपात है, उसमें पहले तो सीधा ध्यान रखो CO2/O2। और बताइए, एक आपने पढ़ा था वाष्पोत्सर्जन अनुपात, उसमें बताओ H2/CO2 था नहीं था? ये याद है या नहीं? ये क्लियर है क्या? तो RQ होता है श्वसन गुणांक, कि भाई कितनी तो CO2 मुक्त हुई और कितनी O2 उपयोग में आई। तो सीधी सी बात है CO2/O2 है। पहले तो ये बात ध्यान रहेगी। क्लियर है सबको? यस और नो? तो श्वसन दर का मापन कर रहा है नहीं कर रहा है एक तरीके से? भाई कितना तो O2 उपयोग में आ रही है, कितनी CO2 मुक्त आ रही है, बताइए भाई। श्वसन दर का मापन कर रहा है नहीं कर रहा है? एक तरीके से हम इससे बताइए श्वसन दर का मापन करते हैं नहीं करते हैं, कि किसमें कितना O2 उपयोग हो रही है, कितना CO2 मुक्त हो रही है? बोलो आया ना। और इस मापन के द्वारा क्या आता है? तो बताइए श्वसन दर का मापन रेस्पिरोमीटर से करेंगे तो उसका जो वो है, ये जो श्वसन गुणांक है उसका मापन भी हम किसके द्वारा, क्योंकि श्वसन दर का मापक ही तो है एक तरीके से, तो गैनोम रेस्पिरोमीटर द्वारा। अब ध्यान से सुनना बेटा, कार्बोहाइड्रेट उपयोग में आता है तो R की वैल्यू होती है 1। फैट और लिपिड में होती है <1 यानी 0.7, अभी बताऊंगा। प्रोटीन में <1 यानी 0.9, और कार्बनिक अम्ल में <1 होती है। कार्बनिक अम्ल किसमें? केवल कैम पादप। अच्छा, कैम पादप केवल ऑर्गेनिक अम्ल उपयोग में लेते हैं ना? ना नहीं सर। तो ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट्स का जो होता है वो होता है 1, फैट का होता है <1 यानी 0.7। प्रोटीन्स, अब प्रोटीन में तो क्या भाई बहुत सारे अमीनो अम्ल है ना, तो एक हम नहीं बोल सकते, रिएक्शन द्वारा हमसे से 0.9। और ऑर्गेनिक एसिड्स जो है उनमें <1। बात क्लियर सब? अब मैं बता दूं, एक तो सिट्रिक एसिड है, ध्यान से सुनना, लो इधर ही पकड़ लो। सिट्रिक एसिड है, सिट्रेट। एक है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और एक है मैलेट। पहले तो मुझे एक बार बताओ भाई, ABCD के हिसाब से बताइए सबसे पहले कौन आना चाहिए? सिट्रिक एसिड आएगा नहीं आएगा? ABCD के हिसाब से है ना C। फिर बाद में बताइए M आएगा O आएगा, MNOP। तो मैलेट आएगा नहीं? बोलो आया ना। और फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आएगा नहीं आएगा? यस और नो? आ गई बात समझ? अब बताऊं कितना है? 1.3, 1.33 और 4। सीधी सी बात ध्यान रख, 1.3, 1.33 और 4। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर।
ठीक है जी, यही है ना। देखो ये रिएक्शन दी हुई है, एक ये देखो हमारे इसमें ट्राइपाल्मिटीन की दी हुई है, नहीं दी हुई। प्रोटीन्स के लिए 0.9, ठीक। What is important to recognize that living organisms or respiratory substrate are often more than one? क्योंकि बताओ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा बताइए, ये थोड़ी है केवल प्रोटीन उपयोग मारा, केवल शर्करा, बताओ सभी उपयोग मारे होंगे नहीं यार होंगे भाई, सारे शरीर के बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलो आया ना। तो प्योर प्रोटीन और फैट नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो भी ऐड पोर्शन में लिखो कि भाई कोई भी जीवित जीव है, बताओ उसकी कोशिका में कहीं पे कोई प्रोटीन यूज मारा होगा, कहीं किसी कोशिका में फैट यूज मारे होगा, तो लिखो किसी भी जीवित जीव में एक से ज्यादा श्वसनी क्रिया दर उपयोग होते हैं। किसी भी जीवित जीव में एक से ज्यादा श्वसनी क्रिया दर उपयोग में होते हैं। सही बात है नहीं है बताओ, मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी। तो स्टूडेंट क्या स्पून फिटिंग हो गया आज का, उसको एक एक बात है ना हलवा बना के खिलानी पड़ती है। आप शुरू से ही पढ़ रहे हो ना, बताओ शर्करा बसा प्रोटीन पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आप पूरी कहानी बताइए। तो किस जीव में एक से ज्यादा श्वसनी क्रिया दर उपयोग में आते हैं, कोमा शुद्ध प्रोटीन या बसा, शुद्ध प्रोटीन या बसा कभी भी श्वसनी क्रिया दर के रूप में उपयोग नहीं होते। कि भाई केवल है ना जो अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, प्योर प्रोटीन प्योर बसा, कि केवल शुद्ध प्रोटीन ऐसे लिखना बेटा है ना, शुद्ध प्रोटीन बसा लिखा है ना, तो शुद्ध प्रोटीन और बसा के आगे लिखो केवल शुद्ध प्रोटीन और बसा श्वसनी क्रिया दर के रूप में उपयोग नहीं होते। इससे आपको थोड़ी आसानी रहेगी। यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था ओनली केवल शुद्ध प्रोटीन और बसा श्वसनी क्रिया दर के रूप में उपयोग नहीं होते। बात क्लियर है सबको? सर क्यों नहीं होते? अरे मैं यूं कह रहा हूं केवल क्या प्रोटीन और बसा ही उपयोग में हो रहे हैं क्या, सभी उपयोग में आ रहे हैं नहीं आ रहे? शर्करा बसा प्रोटीन ये है इसका मतलब। मैंने नहीं कहा शुद्ध प्रोटीन और बसा उपयोग, इसलिए तो मैंने उसके आगे लिखा है कि केवल शुद्ध प्रोटीन और बसा उपयोग नहीं आते। तो भाई केवल कोई बसा ही बसा उपयोग कर रहा है कोई जीव, केवल कोई प्रोटीन प्रोटीन कर रहा है, केवल कोई शर्करा शर्करा कर रहा है, आगे बात समझ। सर तुम्हारे शरीर में किसी कोशिका में किसी समय पे शर्करा उपयोग हो रही है, कहीं प्रोटीन उपयोग हो रहा है, कोई बसा उपयोग हो रही है। तुम फास्ट में हो तो बताओ, तुमने ग्लूकोज खत्म हो गया तुम्हारे शरीर में 8-10 दिन तक तुमने कुछ नहीं खाया, का उपयोग होगा, फिर प्रोटीन का उपयोग होगा नहीं होगा, ये है बात। आ गई बात समझ में? यस सर। मतलब बिना मतलब में मौके छत्ते में हाथ डालने वाली बात हो जाती है, लेकिन वही हलवा बना के तैयार भी तो करना है उसमें इलायची विलायची डाल के। आगे बात समझ में? अब देखो कार्बोहाइड्रेट CCH12O6 बताओ 6CO2 बताओ, जितने O2 उपयोग में आ रही है उतना ही बताइए, एक आएगा नहीं आएगा। फैट बताइए एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ट्राइपाल्मिटीन का सूत्र ध्यान रखना C51H98O6, ट्राइपाल्मिटीन का सूत्र ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, बोलो आया ना? यस सर। आपको रिएक्शन भी याद रहनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। तो 145 O2 और 102 CO2 हो सकता है यहाँ पे हटा के ABCD लिख दे, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक। 98 तो RQ 102 CO2 अपन 145 O2। क्या समस्या है भाई? एम वाला फिर ओ वाला 1 3 3 और 4, ठीक। अनॉक्सिशोसन, मैंने आपसे कहा था अनॉक्सिशोसन का नाम आते ही बताइए हमारी एनसीईआरटी में किसके संदर्भ में बात हुई है? फर्मेंटेशन अल्कोहल लिखा में। और किण्वन में इसके संदर्भ में बात करनी है हमें मुख्यतः। एल्कोहलिक किण्वन। तो बताइए एल्कोहलिक किण्वन में क्या हुआ था?
6H12 एथिल बताओ 2 C2H5 और 2 और उपयोग में ये 0 O2 तो बताइए भाई क्या होगा? जीरो में किसी जीरो का अगर हम भाग देंगे बताओ अनंत आएगा। इनफाइनाइट। तो अब आप सुनना, आप अनोक्सी शोषण पूछ रहा है कि बताइए अनोक्सी शोषण R की वैल्यू क्या होगी? तो आपको समझ में आना चाहिए कि एल्कोहलिक किण्वन के संदर्भ में पूछ रहा है। लेकिन अब अगर सीधा स्पष्ट बोले बताओ लैक्टिक एसिड किण्वन में क्या होगा, तो बताओ लैक्टिक एसिड किण्वन में क्या होता है? ना तो कोई CO2 है और ना कोई O2 उपयोग में आती है, तो बताओ 0 आएगा नहीं आएगा? तो कैंप पादपों में रात्रि के समय, देखो कैंप पादपों में रात्रि के समय, सुनना भाई, कैंप पादपों में रात्रि के समय क्या हो रहा है बताओ? ये सब दिन में काम में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? हम आ गई बात समझ में? ये भी ध्यान है भाई। सीधा अम्ल का पूछ ले नाम तो ठीक, और अम्ल कभी उपयोग में आ रहे हैं? दिन में। रात्रि के समय बताइए ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना था बताओ? पीईपी बना था नहीं बना था? पीईपी जो है CO2 ग्रहण करके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर वो मैलिक एसिड रूप में संग्रहित होता है, और दिन में फिर बाद में वापस मैलिक एसिड जो है बताइए पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, CO2 निकलती है नहीं निकलती? बात क्लियर है सबको? तो रात्रि के समय बताइए भाई ग्लूकोज उपयोग में आता है और ऑक्सीजन उपयोग में आती है, ठीक क्लियर है क्या? और बताओ मैलिक एसिड बनता है नहीं बनता है? बताओ CO2 कहीं पे बन रही है क्या? मैंने ये रिएक्शन आपको याद नहीं करनी है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बताइए कि CO2 कहीं बन रही है क्या? तो R की वैल्यू क्या आएगी बताइए? 0 CO2 है या नहीं है? बोलो आया ना? तो 0 में किसी चीज का भाग देंगे तो 0 ही आएगा नहीं आएगा? बात क्लियर हुई सबको? तो अरे बोलो यार, यस सर। आ गई बात समझ में? ये जरूर ध्यान रखना है ना, क्योंकि रात्रि में बताइए वो हो रहा है। अगर आपसे देखो पूछे कैंप पादप और कुछ नहीं पूछ रहा, तो बताइए किसके संदर्भ में पूछ रहा है? वो दिन के संदर्भ में पूछ रहा है। अगर वो कुछ भी नहीं पूछ रहा है और आपसे बोल रहा है कैंप पादप, आप कहोगे सर वो रात्रि नाटक है तुम्हारी क्लास, बहुत बड़ा नाटक। जो भी अब बिना जानबूझ के नाटक करेगा ना, मेरा उसको आशीर्वाद है कि वो कभी सफल ना हो, और ये पक्का आशीर्वाद दिया है मैंने। अगर जो जानबूझ के नाटक भूलवश हो जाए तो कोई नहीं कह रहा मैं, लेकिन कोई जानबूझ के कर रहा होगा ना, तो ध्यान रखे आपको। हाँ यार, हिला देते हो तुम लोग, डिस्टरबेंस देते हो। तो कैंप पादप अगर कुछ नहीं पूछा तो आप किसके संदर्भ में लगाओगे बेटा? दिन के समय, ठीक। लेकिन अगर वो स्पेशली बोल रहा है बताओ कैंप पादपों में रात्रि के समय क्या होगा, दिन के समय क्या होगा, तो वो तो स्पष्ट हो गया। लेकिन कुछ नहीं पूछा तो आप किसके संदर्भ में लगाओगे? दिन के संदर्भ में। ये बात क्लियर हुई बेटा सबको? यस और नो? आ गई बात समझ में? अरे ये तो जानबूझ के कोई डिस्टर्ब कर रहा हो उसके लिए बोला, तुम परेशान मत हो। क्लियर है? बोलो हाँ। लैक्टिक एसिड में बताइए भाई, ना तो CO2 मुक्त होती है ना O2 उपयोग आती है, बताओ लैक्टिक एसिड किण्वन का 0 होगा नहीं होगा? लेकिन अगर केवल किण्वन पूछ रहा था, आप एल्कोहलिक किण्वन संदर्भ लगाओ। कैंप पादप पूछ रहा है, ना तो दिन बोला ना रात बोला, तो आप दिन के संदर्भ में लगाओगे, ठीक है? क्लियर है? अब अंकुरणशील बसीय बीजों में बताइए क्या होगा? अंकुरणशील बसीय बीजों में मैंने आपको बताया था, बताइए बसा भी है, और बताओ मैंने आपको ग्लाइकोसोम बताया था नहीं बताया था? तो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र द्वारा वो किसमें कन्वर्ट होती है बताइए भाई? शर्करा में कन्वर्ट होती नहीं? शर्करा भी काम आ रही है, बसा भी काम आ रही है, तो ओवरऑल मिक्स डाइट में एक से कम होता है, आप तो सीधा ध्यान रखो। आ गई बात में? भूखी पर्ण, अब बताओ भूखी पर्ण विहीन पर्ण, बताओ शर्करा खत्म होगी तो अब क्या उपयोग में आ रही है? बसा उपयोग में आ रही है नहीं आ रही है? तो बसा उपयोग में आएगी तो बताइए लेस देन 1 होगा नहीं होगा? रंगीन दलों में क्या होगा? वही कैरोटिनॉइड बहुत ज्यादा होते हैं, बताइए लेस देन 1। तो आप तो सीधा सीधा भी याद करना पड़ेगा। अंकुरणशील बसी बीजों में क्यों? क्योंकि आप कहो सर बसा है ना, अरे नहीं बसा, लेकिन शर्करा में भी तो कन्वर्ट हो रही, तो बसा भी काम में आ रही है, शर्करा भी। मिक्स डाइट में लेस देन 1। भूखी पर्ण क्योंकि मंड खत्म हो चुका, बसा काम आ रही, लेस देन 1 रंगीन दल। तो देखो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र द्वारा बताइए बसा शर्करा में कन्वर्ट होती है नहीं होती है? फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण, मैंने आपको देखो 100 बातों की एक बार बता दूं, है ना? काम की बात इतनी सी है कि बताइए 16 कार्बन का फैटी एसिड है, तो बताओ कितने एस्टाइल एंजाइम बनेंगे? 8 बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे भाई? तो ध्यान से सुनिएगा भाई, मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता देता हूँ, फिर एंड में मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा।
बताइए कोई भी फैटी एसिड है, बताओ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है नहीं होती है, और एक सी डबल एस सम होता नहीं होता। बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है बेटा का आप सभी। यस सर। जो आपका पहला फर्स्ट नंबर देते हैं, बताइए आईयूपीएसी के अनुसार जो फंक्शनल क्रियात्मक समूह है उसको देते हैं सी डबल एच, और दूसरे कार्बन को अल्फा कार्बन दर्शाते हैं नहीं दर्शाते, जैसे कि मैंने अल्फा कीटो एसिड्स में खूब बताया आपको, एमिनो अम्लों में आपने खूब पढ़ा, दूसरे कार्बन को अल्फा, तो तीसरे कार्बन को बीटा देंगे नहीं देंगे, बोलो हाँ या ना। हाँ करते जाना बेटा, है ना, जो भी स्टूडेंट हाँ यस सर। बोलो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बताइए कार्ब बंध का टूटना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता नहीं होता, और अगर बीटा कार्बन के आगे वाला बंध टूट रहा है तो बताइए इसको बीटा ऑक्सीकरण कहेंगे। ये बात समझ में आ गई कि बीटा ऑक्सीकरण क्यों कह रहे हैं, यस और ठीक। और ये जो दो कार्बन इकाई निकलेगी वो किसके रूप में निकलेगी, एसिटाइल समूह के रूप में निकलेगी नहीं निकलेगी, और ये कोएंजाइम ए के साथ जुड़ के बनाएगी एसिटाइल कोएंजाइम ए। बात क्लियर है सबको बेटा। दूसरा जो लास्ट कार्बन होता है, चाहे कितने भी कार्बन लंबा है, चाहे 16 कार्बन का, चाहे 12 का, चाहे 18 का, सीधी सी बात है, लास्ट कार्बन को हम ओमेगा से दर्शाते हैं, चाहे कोई सा भी नंबर है उसको। बात क्लियर हुई सबको, यस और नो। अब देखो फैटी एसिड जैसे पाल्मिटिक एसिड, बताओ 16 कार्बन का है या नहीं। स्टेरिक एसिड जैसे 18 कार्बन का है। एराकिटिक एसिड जैसे 20 कार्बन का है। तो ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी फैटी एसिड हो, उसके सक्रियण में जब वो बीटा ऑक्सीकरण में उपयोग होता है ना, पहले पूरा मैकेनिज्म पढ़ाते थे, अब तो शॉर्टकट चल रहा है। तो फैटी एसिड के सक्रियण में, चाहे कोई भी फैटी एसिड, चाहे 16 का, चाहे 20 का, चाहे 18 का, चाहे 12 का, 14, दो एटीपी तो उसके सक्रियण में उपयोग होते हैं। बात क्लियर सबको। तो जैसे देखो भाई, पाल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो ध्यान से सुनिएगा भाई, कितने एटी बनेंगे। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का है नहीं, तो बताइए भाई, देखो यस मैं सर। आपको कहानी बताता हूँ, है ना। ये देखो एक बार लॉन्ग में बता देता हूँ। तो ये जो पाल्मिटिक एसिड है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि शॉर्ट में ही काम हो जाता है। 16 कार्बन, ठीक है भाई। तो पहले इसका क्या होता है, सक्रियण होता है बेटा। अब सक्रियण में पता है क्या होता है, 2 ATP हो जाते वो एएमपी और पायरोफॉस्फेट में टूटता है, और पायरोफॉस्फेट दो इनऑर्गेनिक, बताओ दो एटीपी की समान ऊर्जा है, हैं। यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है बेटा। और आपका ये पाल्मिटिक एसिड जो है भी जुड़ जाता है, और अब बताइए ये सक्रिय हो गया नहीं हो यस सर। गया। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, हर पद में 16 कार्बन का है या नहीं है, तो वही एक कोएंजाइम में ऐड कार्बन का रह गया नहीं रह गया, वो एस्टाइल कोएंजाइम में किस में शामिल हो गया, बताइए भाई, क्रेब्स चक्र में चला गया नहीं चला गया। और एक एस्टाइल कोएंजाइम में बनते नहीं बनते। 12 अब मैं ATP बनते हैं। हर पद में जब दो कार्बन निकलते हैं तो 4 उपपद होते हैं, ए बी सी डी, और उनका नाम है CRDR। ध्यान से सुनना, कार्बोक्सिल बनता है। तो बताइए भाई, अब आपको ये पूरी, लेकिन जब जब दो कार्बन निकलेंगे एस्टाइल,
120 ATP 20 इंटू 3 ATP 27 सर 27 27 सर 27 27 18 165 65 फिर दो उसमें चले जाएंगे तो 165 हो जाएंगे। आप लोगों में से आप तो उसमें सही आंसर, किसी ने 163 बोला क्या? एक ने भी नहीं बोला 160 यस सर मैंने बोला था सर 163 था क्या? चलो बढ़िया, आ गई बात समझ में। तो ये कहानी है सीधी सी बात। क्लियर हुई सबको? यस सर। यस सर ठीक है जी, ऐसे निकालो। अच्छा एक बार बताओ, मैं आपसे कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूँ, जबकि मुझे पूछना चाहिए, मेरी आदत खराब है। एराकिटिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड क्या अंतर है? सर दोनों ही 20-20 कार्बन के, लेकिन है ना नहीं, क्या हो? सर ये शायद असंतृप्त है। हाँ कौन सा? फिर ये जो आर्किडोनिक तो आर्किडोनिक असंतृप्त है सर, असंतृप्त है और एराकिडोनिक इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं। ये अनसैचुरेटेड और ये सैचुरेटेड। यस सर। 5, 8, 11 और 14 पोजीशन पर डबल बॉन्ड। हमारे शरीर में अगर सपोज करो कोई चीज की आवश्यकता है वो हमारे लिए नहीं बन रही, तो बताइए उसको हम क्या बोलते हैं? अनिवार्य बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में निर्माण तो होने रहा है, हमें बाहर से चाहिए। तो पता है कोई भी फैटी एसिड जिनमें 90 कार्बन के बाद 9th कार्बन के बाद अगर डबल बॉन्ड है तो वो हमारे लिए अनिवार्य है। आ गई बात समझ में? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 90 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड बनाने वाला कोई एंजाइम ही नहीं है। आ गई बात समझ? तो देखो आपको लिखवाए होंगे लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक होती है लोनिक, तो बात ओनिक लग जाता है। तो देखो इसमें 90 और 12वें कार्बन पे, इसमें 90, 12वें और 15वें कार्बन पे, इसमें 5, 8, 11, 14 पे। बोलो आया ना? ये याद करवाया होगा सर ने। तो बताइए इनमें 90 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो बताओ ये हमारे लिए अनिवार्य हुए नहीं हुए? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में चाहिए भी और हमारा शरीर इनको बना नहीं सकता जिनमें 90 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड होते हैं फैटी एसिड। बात क्लियर सबको? ऐसे अब ध्यान सुनना, पाश्चर प्रभाव। पाश्चर ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। पाश्चर ने कहा, मुझे एक बार बताओ, अगर मैं अनऑक्सीजन बोल रहा हूँ तो आपके मन में क्या आ रहा है? किण्वन आ रहा, नहीं आ रहा? बोलो आया ना? आ रहा है ना? और किण्वन आ रहा तो बेटा मुझे एक बार बताना, कौन सा किण्वन? एल्कोहलिक किण्वन। आ गई बात समझ में? एल्कोहलिक। अच्छा एल्कोहलिक किण्वन में बताइए भाई, एक ग्लूकोज के उपयोग में कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं, नहीं बनते? यस सर। 2 एटीपी बनते हैं। और 2 CO2 मुक्त होती है, नहीं होती? अच्छा ऑक्सीजन में अगर मैं बात करूं तो एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में बताओ कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं, नहीं बनते? यस सर सर। और कितने CO2 निकलते हैं? नहीं। यस सर। बेचारी कुछ लड़कियां है ना, ये इनकी वजह से थोड़ा मैं क्लास पढ़ा ले पाता हूँ, सच कह रहा हूँ मैं, ऑनलाइन मोड। क्योंकि और तो सब मुंह सिलसिल के बैठे होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ है बेचारी लड़कियां जिनकी वजह से इंटरेस्ट बना रहता है। क्योंकि कल एक क्लास की मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली, उसमें मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से पढ़ाया है, कहाँ तक पढ़ाया था मैंने, जवाब नहीं दे। 5 मिनट हो गए, खोपड़ी खराब होगी, मैंने कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पीछे सिलेबस चल रहा है उसमें। मैंने कहा अब तुम्हारा सिलेबस ही करवाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सिलेबस ही करवाऊंगा। यार एक तो मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके तुम्हारी क्लास रख रहा हूँ और तुम मुझे रिप्लाई तक नहीं कर रहे हो। मैंने उनकी तुरंत, मैंने आज के बाद में तुम्हारी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, क्योंकि मैं अच्छे मूड में ही पढ़ा पाता हूँ, गलत मूड में नहीं पढ़ा। तो ये ऑनलाइन मोड में कम से कम कुछ बेचारे स्टूडेंट जो रेस्पॉन्स करते हैं ना, उनकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। थैंक यू बेटा, आप जो लोग रेस्पॉन्स करते हैं, और रिजल्ट भी आप लोगों का अच्छा ही आएगा। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लेके बैठे रहते हो ना, जब रेस्पॉन्स करते रहते हो, तो इसका मतलब इंटरेस्ट बना हुआ चीजें आसानी से समझ में आएगी, तो याद भी होगी।
तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब ऑक्सीश्वसन जो होता है, ऑक्सीश्वसन में क्या होता है भाई कि एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पे 38 तो एटीपी बन रहे हैं और 6 CO2 बन रही है। अब अगर इतने ही एटीपी बनाने अनऑक्सीश्वसन में, तो 19 ग्लूकोज चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 एटीपी बनते हैं। बोलो आया ना। और जब 38 एटीपी अगर हमें बनाने अनऑक्सीश्वसन में, तो 19 तो ग्लूकोज चाहिए, कितनी CO2 निकलेगी बताओ भाई। एक ग्लूकोज 2 CO2 निकलती है तो 19 तो ये जो हमारे ये था ना पाश्चर, इसने कहा ईस्ट जो है वो क्या करता है, विकल्पी कभी कभी विकल्पी अनोक्सी है, विकल्पी अनोक्सी है। विकल्पी अनोक्सी का मतलब कभी कभी अनोक्सी, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। तो उसने कहा जब मैंने ईस्ट को ऑक्सीश्वसन में रखता हूँ ना, ऑक्सीश्वसनी अवस्था में, तो ग्लूकोज का उपभोग भी कम करता है और CO2 भी कम निकलती है, क्योंकि ऊर्जा बढ़िया बन रही है ऑक्सीजन। लेकिन जब मैं उसको अनोक्सी अवस्था में लेके जाता हूँ, तो भाई अब ऊर्जा तो चाहिए, तो ऊर्जा चाहिए तो क्या करेगा, ग्लूकोज का ज्यादा उपयोग करेगा, क्योंकि एक ग्लूकोज के उपयोग 2 एटीपी बन रहे। क्योंकि जब मैं अनऑक्सीश्वसन में डाल देता हूँ ना, तो ग्लूकोज का ज्यादा उपभोग करता है और CO2 ज्यादा निकलता है। अब वो क्यों निकालता है, ये कारण समझ में आ गया आप? फर्मेंटेशन करता हूँ। ऊर्जा तो चाहिए उसको, तो ऊर्जा बनाने के लिए क्या करता है भाई, एक ग्लूकोज से 2 एटीपी बन रहे, तो फिर ज्यादा ग्लूकोज का ग्लूकोज CO2 निकलेगी। देखो बेटा पाश्चर प्रभाव, अगली बार से है ना, जो मीटिंग से रिमूव कर दिया करेंगे इसमें जाके, और फिर वो क्लास में बैठा रहे, चाहे मनी मन खूब गालियां दे ले। मैं सीधा यहाँ पे जाऊंगा क्लास के एंड में, ये देखो ये मैनेज टीम, मैं सीधा मैनेज टीम में जाके उस स्टूडेंट का नाम डालूंगा। जैसे देखो अभी जो स्टूडेंट कर रहा था, ऐसे नाम डालूंगा, मैं उसको यहाँ से रिमूव करूंगा, वो मीटिंग से हट जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद दोबारा ऐड कर दूंगा, पेपर पर नाम लिख लेगा। ठीक, थोड़ा सा ध्यान ही रखना है इस बात। तो देखिए भाई पाश्चर प्रभाव यही है कि ईस्ट एनारोबिक अवस्था, तो एनारोबिक अवस्था में बताइए भाई, एक ग्लूकोज का उपयोग बताओ 2 एटीपी बनते हैं, 2 CO2 निकल रही। जबकि ऑक्सी अवस्था बताओ, एक ग्लूकोज उपयोग 6 CO2 और 38 एटीपी। तो अब मुझे एक बार बताइए, जब उसको अनॉक्सी अवस्था में डालता है तो ग्लूकोज का उपभोग भी ज्यादा होता है, CO2 उत्पादन ज्यादा है, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा बनाने के लिए बताइए ज्यादा ग्लूकोज का उपयोग होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक ग्लूकोज 38 एटीपी बनने, तो ग्लूकोज उपभोग भी कम होगा, CO2 कम निकलती है। आ गई बात समझ में? उन्होंने कहा जब ऑक्सी अवस्था से अनॉक्सी अवस्था में भेजता हूँ, तो ग्लूकोज उपभोग बढ़ता है, CO2 ज्यादा निकलती है, और अनॉक्सी अवस्था जो ऑक्सी अवस्था में भेजता हूँ, तो ग्लूकोज उपभोग कम होता है और CO2 भी कम उत्पादित होती है। तो इसी को पाश्चर प्रभाव कहा। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो ईस्ट को ऑक्सी से अनॉक्सी अवस्था में स्थानांतरण करने पर ग्लूकोज उपभोग, उपयोग तथा CO2 उत्पादन बढ़ जाता है, अनॉक्सी से ऑक्सी में कम हो जाता है। श्वसन की अनॉक्सी विधि से ऑक्सी विधि में स्थानांतरण पे बताइए भाई क्या होगा, ईस्ट ग्लूकोज उपभोग व CO2 मुक्त CO2 की मात्रा में आने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, पाश्चर प्रभाव। अब चाहे आप उल्टा बोल तो बात एक। तो देखो 100 एटीपी अणुओं के उत्पादन के लिए बताइए भाई, अनॉक्सी और ऑक्सी श्वसन में कितने ग्लूकोज अणुओं की आवश्यकता होती है? तो बताओ भाई, एक ग्लूकोज के उपयोग 2 एटीपी बन रहे नहीं बन रहे, तो 100 के लिए बताइए 50। अब बताइए 1 से 38 बन रहे नहीं बन रहे। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर 0.1 भी ज्यादा हो जाता है तो बताओ आगे का आंसर लगा दोगे नहीं निकाल दोगे? तो 100 एटीपी के लिए बताइए 38, तो बताओ 2 पॉइंट समथिंग आएगा नहीं आएगा? और कम ग्लूकोज थोड़ी होगा, वो 3 ही तो लिखोगे। बोलो आया ना। चरमोत्कर्षी अवस्था क्या होती है? क्लाइमैक्टिक अवस्था है चरमोत्कर्षी। ध्यान से सुनना बेटा, जब जीर्ण अवस्था आती है ना, जैसे फल पकने को होता है, फल पिलपिला हो जाता है। पिलपिला क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें उपस्थित जो कार्बनिक यौगिक है उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, श्वसन में उपयोग हो रहे हैं। ठीक, पण जो है जीर्णता की ओर जा रही है, तो बताइए उसके पदार्थों का अपघटन हो रहा नहीं हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब होता है श्वसनिक अभिक्रिया दर तेज हो रही होगी, तभी तो वो ऑक्सीकरण हो रहा है, उनका बंध टूट रहे हैं। बोलो आया ना। तो फलों के परिपक्वन या पर्णों की जीर्णता से श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है, और इसी को हम श्वसनिक क्लाइमैक्टिक कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरणकारी कोशिकांग कौन है? यानी जो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं,
बताओ क्लोरोप्लास्ट बताइए प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया बताइए ग्लूकोज या वसा शर्करा प्रोटीन की उपस्थित ऊर्जा उसको एटीपी या ऊष्मा में परिवर्तन करता है नहीं करता? बोलो है ना। एटीपी की खोज करी थी लोहे वाले आदमी ने, लोहमन। एटीपी चक्र की खोज करी थी होटो वाले आदमी ने, लिपमैन ने। ठीक। रेस्पिरोमीटर क्या करता है बताइए? जो श्वसन दर का मापन करता है यानी आरक्यू का मापन करता है। टर्म फर्मेंटेशन क्रुइक्सेंक ने दी थी। एनारोबिक रेस्पिरेशन शब्द जो है कोस्टिचेव ने दिया था। ये कुछ इंफॉर्मेशन। दहन और श्वसन में क्या अंतर है? देखो भाई, दहन में भी क्या हो रहा है बताइए? कार्बनिक यौगिक का अपघटन हो रहा है। श्वसन में भी है ना जो कार्बनिक यौगिक का अपघटन हो रहा है यानी टूट रहा है। दोनों में ऊर्जा मुक्त हो रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? सब कुछ जल गया, और जल गया बताइए ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त हुई नहीं, और एक पदीय प्रक्रिया है। जब श्वसन में बताइए बहुपदीय प्रक्रिया है, और ऊर्जा जो है एटीपी और ऊष्मा दोनों के रूप में मुक्त होती है नहीं होती है? बात क्लियर है बेटा सबको? तो ये एक क्या है, ये बहुपदीय। ऊष्मा ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, ऊर्जा एटीपी व ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। मध्यवर्ती उत्पादों का निर्माण अनुपस्थित, क्योंकि सब कुछ खत्म, यहाँ पे बनता है नहीं बनते। ये अजैविक प्रक्रिया है, जैविक एनाप्लोरोटिक अभिक्रिया। सुनना मेरी बात बेटा, मुझे एक बार बताना, ये जो क्रेब्स चक्र के बहुत सारे है, वो विभिन्न पदार्थों के संश्लेषण और पुरोगामी का कार्य करते हैं नहीं करते? जैसे करते हैं। वेरी गुड। तो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड है ना, और ये आपको सुनना बेटा, अगर ऐसे ही और क्योंकि कोई ये थोड़ी एक दो ही बन गए, बहुत सारे ग्लूटामिक अम्ल बनते हैं, बहुत सारे एस्पार्टिक अम्ल। तो बताइए ऐसे तो फिर वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो जो एस्टाइल कोएंजाइम वो ग्रहण करता है, और फिर वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्सेल कोएंजाइम में विभिन्न पदार्थ निर्माण काम में आ रहे हैं। तो फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की तो कमी होती चल जाएगी, नहीं होती चल जाएगी? अगर हाँ सर, हो सकती है। ऐसे कमी होने लग जाएगी तो एस्टाइल कोएंजाइम ग्रहण करने वाला कम हो गया, तो बताइए क्रेब्स चक्र की मामला डिस्टर्ब हो। तो बात जो आप करो कहीं पे, अब जैसे कोई भी जो मध्यवर्ती उत्पादों जो है वो विभिन्न पदार्थों से संश्लेषण काम में आ रहे हैं, तो वापिस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो काम में आ चुके हैं अन्य पदार्थों के रूप में, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को बनाने की जो अभिक्रिया होती है, जो कमी हो गई ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की, उस कमी को वापस पूरा करने के लिए जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं एनाप्लेरोटिक। एनाप्लेरोटिक को हिंदी में बोलते हैं फीलिंग, अगर इंग्लिश में बोले फीलिंग अप, यानी पुनर्भरण प्रक्रिया। तो बताइए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की जो कमी हो गई, क्योंकि भाई वो कहीं जो दूसरे मध्यवर्ती उत्पाद काम में आ गए, तो वापस उस कमी को पूरा करने के लिए जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं एनाप्लेरोटिक अभिक्रिया। ठीक। तो देखो भाई, फीलिंग अप सिस्टम भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र विभिन्न मध्यवर्ती उत्पाद अन्य यौगिकों के जैव संश्लेषण में उपयोग होते हैं। अतः इस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का पुनर्निर्माण। तो जंतुओं में तो क्या होता है, देखो भाई CO2 जो है पाइरुवेट से क्रिया करता है, और वही पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि भाई पाइरुवेट में CO2 जुड़ेगी, एटीपी उपयोग होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया, और एटीपी जो है वही एडीपी व अकार्बनिक फॉस्फेट। जबकि पादपों में क्या होता है बताइए भाई, CO2 जो है पीईपी से जुड़ता है, पादपों से पीईपी कार्बोक्सिलेज, और बताओ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता नहीं, और अकार्बनिक फॉस्फेट निकल जाती है। बताओ पादप और सूक्ष्म जीवों में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड निर्माण में एटीपी उपयोग नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे हो रहा नहीं हो रहा। तो ये दो अभिक्रियाएं हैं। जंतुओं में पाइरुवेट के साथ CO2 जुड़ता है और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, और पादपों में पीईपी के साथ CO2 जुड़ती है, पीईपी कार्बन और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। बात क्लियर हुई सबको? ये चैप्टर कंप्लीट, मेरी गारंटी है आपका एक एक चीज मैंने कंप्लीट कराई है, आप केवल इसको पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? यस सर, हो गई सर। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। अब देखिएगा प्लांट ग्रोथ, इसमें क्या है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ना बेटा, इसमें मेनली याद करने वाला है, जो आगे के हार्मोन्स वगैरह है ना, वो सारे याद करने वाले हैं।